हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोगों की इनकम टैक्स की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक था सैलरीज का उसको भी पढ़ लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इनकम टैक्स एक्ट का सेकेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, बिकॉज किसी भी एक्ट में आपको उसका सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का वो है हमारा सेक्शन 22। जिस तरीके से हमने सैलरीज के केस में देखा था वहाँ पे हमारा चार्जिंग सेक्शन कितना था, 15 था। तो आपका एक एमसीक्यू यही बन सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि जो टैक्सेशन होगी हाउस प्रॉपर्टी की वो उसकी एनुअल वैल्यू के ऊपर होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगता है, लेकिन उसकी एनुअल हर साल कितनी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर लगता है। और इसमें आगे डिफाइन किया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि वहां पे एक बिल्डिंग हो और या बिल्डिंग के साथ में अगर लैंड एसोसिएटेड है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है। टैक्स imposed अंडर सेक्शन 22 इज अ टैक्स ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब जैसे घर है उसको बनने के लिए तो 1 करोड़ रुपए का घर है, लेकिन क्या हम 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर? तो नहीं, जो टैक्स लगता है वो एनुअल वैल्यू के ऊपर लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला हुआ है अगर वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको ऑक्यूपाई करता है टैक्स पेयर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो उस केस में जो उसकी एनुअल वैल्यू होगी वो टैक्स चार्जेबल नहीं होगी इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन वो दूसरे हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगी। ठीक है। फिर आता है हमारा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हर तरह की प्रॉपर्टीज को हम टैक्स कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जैसे कि हमने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे एक बिल्डिंग हो। तो अगर बिल्डिंग नहीं है, एक वैकेंट प्लॉट था उसको आपने लेट आउट कर दिया है, तो उस केस में जो इनकम उस प्लॉट से आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर नहीं टैक्सेबल होगी, मगर वो टैक्सेबल होगी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो एक्सिस्टेंस है बिल्डिंग का वो बहुत ही असेंशियल परक्विजिट है हमारी हाउस प्रॉपर्टी के लिए। राइट। फिर अदर कंडीशंस कौन सी ज़रूरी हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने टैक्सिंग करनी है तो सबसे पहले हमने देखा कि वो प्रॉपर्टी कोई वेकेंट लैंड नहीं हो सकती है, वहाँ पे ज़रूरी है कि एक बिल्डिंग हो या फिर जो बिल्डिंग के साथ में अगर लैंड जुड़ी हुई है तो वो चल जाएगा। सेकेंड है कि जो एसएससी है वो ओनर होगा। अब एज किसी ने रेंट पे कोई हाउस प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो उस केस में वो ओनर नहीं माना जाएगा। तो अगर वो उस रेंटेड प्रॉपर्टी को आगे फर्दर लेंट करता है तो जो वो इसकी इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन वो टैक्सेबल होगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस या प्रोफेशन में भी यूज नहीं होनी चाहिए, वो रेंटिंग पर्पस के लिए होनी चाहिए या फिर वो खुद उस घर में रह रहा हो। ये तीनों कंडीशंस को आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना, बिकॉज आपके 4 ऑप्शंस में एक भी ऑप्शंस वो डाल सकते हैं जो आपको करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट है कि हाउस प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है। तो बेसिकली जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो जो है प्राइमरीली 2 तरह की होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें आप खुद के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए जिसको आप यूज कर रहे हैं, आपका मतलब यहाँ पे आपकी फैमिली भी आ जाती है। और फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले सिर्फ एक घर को ही हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, लेकिन अब हम जो है कम से कम ये जो बेनिफिट है वो 2 घरों तक एक्सटेंड किया हुआ है। मतलब आप 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो आपने जो है लेट आउट मतलब आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है। थर्ड टाइप है इनहेरिट प्रॉपर्टी। ये बेसिकली टाइप नहीं है, इट जस्ट कि कोई भी प्रॉपर्टी आपको आपके फैमिली से मिली हुई है और वो आप किसी भी पर्पज के लिए अगेन यूज कर सकते हो, या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होगी या आपने उसको लेट आउट ही किया होगा। राइट। फिर हम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से आप माइनस करते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो कि ओनर पे करता है हम उसको ही लेते हैं। फिर इसमें से आपको डिडक्शन मिलती है 30% की, जो कि सेक्शन 24A में मिलती है और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये है कि ये डिडक्शन यूनिवर्सली सभी टैक्स पेयर्स को मिलेगी,
ना कि किसी स्पेसिफिक को जिसने वो लिया होगा, ठीक है। और आपको 24 के अंदर आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आपने कोई लोन लिया है घर को बनाने के लिए तो आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसकी रिडक्शन आपको इस हेड के अंदर मिलेगी, सेक्शन 24B। तो हमने हमें देखा कि हाउस प्रॉपर्टी में एक था हमारा सेक्शन 22 था हमारा, जिसमें हमने चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात किया। फिर हमने देखा कि सेक्शन 24 जिसमें हमने डिडक्शंस के बारे में बात की। तो हाउस प्रॉपर्टी में दो तरह की डिडक्शंस होती है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी है हमारी इंटरेस्ट की डिडक्शन, राइट। ये आगे डिटेल में बताया हुआ है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में देखा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्यों? बिकॉज ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब कि आप अपने हाउस से कुछ अर्न कर रहे हैं। अब जिस घर में आप खुद रह रहे हैं वहां से आप कुछ अर्न तो नहीं कर रहे हैं, तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो नील मानी जाएगी। और आपके अगर रेंटल प्रॉपर्टी है फिर हम जो है उसकी एनुअल वैल्यू को निकालेंगे, माइनस करेंगे जो प्रॉपर्टी टैक्स है जिसको म्युनिसिपल टैक्सेस भी बोलते हैं। ये तभी ये माइनस होता है सिर्फ पेड बेसिस के ऊपर, और जिस साल पे किया है उसी साल है, और इट इज इम्पॉर्टेंट कि ओनर जो है वो पे करे। फिर आता है हमारा, आपने जीएवी निकाल लिया, माइनस कर दिया टैक्स को, आपका आगे एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर आप इस नेट एनुअल वैल्यू से आप क्या करेंगे, 30% की डिडक्शन को माइनस करेंगे जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और आप जो आपने अगर लोन लिया होगा तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इससे आपकी इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट आता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप सेल्फ ऑक्युपाइड घर में रह रहे हैं, आपका जीएवी जो है वो नील है, ठीक है, तो वो तो नहीं माना जाएगा उस केस में, तो वो नील ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जीएवी नील है तो आपका एनएवी भी नील है और आप फिर भी इंटरेस्ट की रिडक्शन ले रहे हैं, तो वो हमेशा आपका जो है वो एक लॉस दिखाएगा, फिर आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको आप आगे एडजस्ट कर सकते हैं आपकी जो दूसरी इनकम आ रही है दूसरे, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन है कि आपने पहले जीएवी निकाला, माइनस आपने किया म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर आपकी एक नेट एनुअल वैल्यू आ गई, फिर आपने उसमें से रिडक्शंस किया 24 के अंदर। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारी, ये 24(1) ए उसके अंदर है, और इंटरेस्ट में बॉयड कैपिटल 24B के अंदर है ये, राइट। फिर है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है? अब हमने दो सेक्शन सीख लिए, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। अब हम देख रहे हैं एनुअल वैल्यू, जो हमने फर्स्ट चीज पढ़ी थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो होती क्या चीज है। इसके सेक्शन कौन सा है? 23। आपको ये सेक्शन मालूम होना चाहिए कि एनुअल वैल्यू कौन से सेक्शन में जो है वो बताया गया है। सो एनुअल वैल्यू जो है ये निकालने का कुछ तरीका होता है। एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले कंपेयर करना है फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, इन दोनों को। फेयर रेंट मतलब कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे जो दूसरे घर हैं अगर वो किराए पे दिए जा रहे हैं तो उनको कितना किराया मिल रहा है, ठीक है। उसको कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू के साथ में। म्युनिसिपल वैल्यू जो कि उस एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिक्स किया होगा कि इस घर के इस लोकेलिटी में कम से कम इतने रुपए महीना तो किराया पे जाना चाहिए। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ में। स्टैंडर्ड रेंट मतलब कि जो कि एक रेंट कंट्रोल एक्ट जिन स्टेट्स में एप्लीकेबल है, वहाँ पे एक उन्होंने बताया होगा कि इससे ज़्यादा जो रेंट है वो मकान मालिक किराएदारों से नहीं ले सकता है। फिर हमने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो लेना है। तो इन तीनों को कंपेयर करके हमारी वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर वैल्यू अमंग म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, राइट। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ में, और दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपकी बन जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। जैसे कि अब हम एग्जांपल को देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो इस केस में हम देखें तो फेयर वैल्यू है हमारी, फेयर रेंट है 10,80,000 और म्युनिसिपल वैल्यू है 8,64,000। इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर वो हम ले लेंगे, विच इज 10,80,000, ठीक है। फिर हमने उसको करना है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब ये हायर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। फिर हमने इस वैल्यू को इसके साथ में कंपेयर करना है, तो हमने वो चूज़ कर लिया। तो हमने स्टैंडर्ड 960 रखा था, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया वो आ गया 9,60,000 का।
फिर हमने एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ में कंपेयर किया और उन दोनों में से ज़्यादा होगा वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 960 था और एक्चुअल रेंट 12 लाख का था, तो दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो हमने ले लिया। राइट, अब डिडक्शंस क्या मिलती हैं? अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिल गई, लेकिन जो आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन कहाँ मिलेगी? उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको सेक्शन 80C के अंदर और मैक्सिमम आप 1,50,000 की डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपके ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम। फिर गवर्नमेंट ने हाउस बाइंग को इनकरेज करने के लिए 2 नए सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए थे। एक है 80EE का और एक है 80EEA का। दोनों में बस ये फ़र्क है कि ये 16-17 के लिए था और ये 19-20 के लिए है। जो 80EE है, जो इसकी अमाउंट है वो 50,000 तक की है। ये हम जब डिडक्शंस का चैप्टर करेंगे हम उसमें भी देखेंगे। राइट, फिर आपको वही है कि डिडक्शंस आपको होम लोन का लेना है, आपको ओनरशिप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर को बोरोवर्स हैं तो आपको अपनी परसेंटेज को दिखाना पड़ेगा। आपको अपने एम्प्लॉयर को जो आपने होम लोन इंटरेस्ट दे रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो भी दिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस के ऊपर आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। फिर हमने देखी थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नील होगी। क्यों नील होगी? जब आपकी जीवी ही नील है तो आप डिडक्शन किस अमाउंट के ऊपर लोगे, है ना? तो जो डिडक्शन आपको मिलती है वो आपको मिलती है सिर्फ लेट आउट घर के केस में और वो कितनी है हमारी 30% की। राइट, और हमारा 24B है हमारा इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन। तो इसमें 2 केसेस हैं। हमने जैसे देखा था कि हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड होगी या तो वो लेट आउट होगी, हमने किराए पे दिया होगा। अगर हमने जो लोन उस घर के अगेंस्ट लिया है, जिस घर को हमने किराए पे दे रखा है, तो हम उसके ऊपर कितना भी इंटरेस्ट पे करें हमें सभी की छूट मिल जाएगी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर अगर आपका घर जो है वो लेट आउट है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें 2 केसेस हैं। अगर आपने 1/4/1999 के बाद में प्रॉपर्टी को अक्वायर किया है तो आपको जो छूट मिलेगी वो 2 लाख रुपए की मिलेगी एनुअली फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर आपने नया घर खरीदने के लिए लोन लिया हो। अगर एक घर पहले से ही बना हुआ था और आप उसको रिपेयर वगैरह कराने के लिए लोन ले रहे हैं तो उसकी अमाउंट है वो है 30,000 की। ठीक है, मतलब रिपेयर के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट है उसकी जो लिमिट है वो 30,000 की है। परचेज कर रहे हो घर या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 2 लाख रुपए है। अब ये तो केस था 1/4/1999 के बाद। अगर यहाँ पे 1/4/1999 से पहले का है तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो 30,000 की है, तो ये 2 लाख वाली कम हो जाएगी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली और हमारे सेक्शन 23 के अंदर माइनस जो म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया है वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से डिडक्शंस देंगे। 2 तरह की डिडक्शंस जो है वो मिलती हैं हमारी। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो कि 30% ऑफ एनईवी है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है आ जाएगा। राइट, अब कुछ एमसीक्यूज हैं। एनुअल वैल्यू इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। तो हमने देखा था कि सेक्शन 23 था जिसमें एनुअल वैल्यू को डिफाइन किया गया था। ठीक है, The following conditions must be satisfied to charge the rental income under the head income of house property. तो हमने देखा था कि पहले तो एक बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन ठीक है। जो एसएससी है वो वन ऑफ द ओनर, वो ओनर होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। और सेकेंड है प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका डी। थर्ड है ए सम इक्वल टू डैश इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। तो हमने देखा था कि कितना मिलता है हमें डिडक्शन यहाँ पे 30% का। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ 3 एमसीक्यूज को कवर किया है। इसके बाद मैं एक और लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करूंगी ताकि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए जब आपको रिवीजन करना हो। तो हमारा आज का लेक्चर यही तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म 16 और ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।